काई साहब, मैं अपनी जानिब से, साइट एसोसिएशन की जानिब से, इलाके के सनतकारों की जानिब से आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप अपने इंतहाई बिजी शेड्यूल में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाल के यहाँ आए और इस एसोसिएशन को रौनक बख्शी। और इसके साथ नेमतुल्लाह खान साहब का, तनवीर साहब का, जाहिद सईद साहब का, अहमद फारिक साहब का, बिजनेस फोरम के आपके साथियों का, जावेद फुदा साहब चेयरमैन फास्ट का, मेरे फास्ट चेयरमैन का, मेरे सनतकार भाइयों का, प्रेस का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि वो तशरीफ लाए। और कारी साहब को, और कारी साहब का मैं खुसूसी तौर पर एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और साइट एसोसिएशन को रौनक बख्शी। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर की जानिब या वो नुकात जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं उसकी तरफ आऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि साइट के इलाके का एक मुख्तसर जायजा पेश करूँ। साइट का इलाका 4800 एकड़ पर मुश्तमिल है। यहाँ 2000 से ज़ायद सनती इदारे काम कर रहे हैं और यहाँ हर तरह की इंडस्ट्रियाँ कायम हैं, लोहे की, टेक्सटाइल की, प्लास्टिक की, यू नेम इट एंड इट्स देयर। बड़ी छोटी मल्टी नेशनल, नेशनल, कॉटेज इंडस्ट्री, हर तरह की सनतियाँ मौजूद हैं और तकरीबन 5 लाख अफराद यहाँ से रोजगार हासिल करते हैं और ये सबसे बड़ा सनती इलाका है मुल्क का। और इसकी इफादियत इस तरह से है कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला सनती इलाका है, क्योंकि सबसे पहली सनत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिसकी संग बुनियाद रखी, वली का टेक्सटाइल मिल, वो भी इसी इलाके में वाक़ है, उसका नंबर A1 है। तो इस लिहाज से ये इंतहाई, और ये साइट का इलाका है। और साइट एसोसिएशन जो है वो एक यहाँ की सनतकारों की एक अंजुमन है जो सनतकारों के मफादात का, सनतकारों की डिमांड्स का, सनतकारों की प्रॉब्लम्स का जो है वो हर फोरम के ऊपर या इस फोरम के ऊपर वो लेके आती है, गवर्नमेंट से मनवाने के लिए या गवर्नमेंट को मालूमात फराहम करने के लिए, गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने के लिए वो तशरीफ वो लाती हैं। अब कारी साहब, आपके साथ मैं माफी के साथ कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहूंगा और हम चाहते हैं कि आप ही से हम उसको खुलासा करें। सनतकार ये समझते हैं कि सियासी पार्टियां जो हैं ये वो फोरम हैं, वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद इनके 2 रोल होते हैं। इलेक्शन से पहले वो लोगों से राय लेते हैं और इलेक्शन के बाद उन आरा से जो चीदा आ रहा है, जो मुल्क के मफाद में हैं, उनको असेंबली के फ्लोर पर पेश करते हैं। ये सियासी जमातों का, और खासकर बड़ी सियासी जमातों का ये काम होता है, ये उसका फंक्शन होता है। हम ये समझने से कासिर हैं, हमारे ख्याल से जो आपका बॉयकॉट का फैसला है, हमारे सनतकारों के लिहाज से, चाहे एक आदमी हो, नेशनल असेंबली के फोरम पर जब आप मसले को ले जाएंगे तो स्पीकर आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर टाइम देने के लिए मना नहीं कर सकता, और जब आप उस प्रॉब्लम को नेशनल असेंबली के फ्लोर पर डिस्कस करते हैं तो वो तारीख का हिस्सा बन जाती है, ऑफिशियल तारीख का हिस्सा बनती है, और इस तरह से वो प्रॉब्लम उस जगह पर पहुंचता है जहां जिन कानों को हमने सुनाना होता है वहां वो पहुंचता है। जब आपने बॉयकॉट किया तो ये इस फंक्शन से हम महरूम हो गए, हम ये मानते हैं। और हम दूसरी आरा ये भी है माजरत के साथ कि पिछले इंतखाबात में काई साहब आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया भरपूर तौर पर। आज लोग ये मानते हैं कि पहले का हिस्सा लेना और आज का हिस्सा न लेना दोनों एक ही मामले की कड़ी है। अब हम ये समझने से कासिर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये क्या वजूहात थी जिनकी वजह पर वो फैसला और आज का फैसला दोनों एक ही सिलसिले की कड़ी नजर आते हैं, क्यों नजर आते हैं, क्या वजह है, और हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो असेंबलियों तक कौन पहुंचाएगा। हम, और मुझे ये याद नहीं है, मुझे ये जमात इस्लामी इंतहाई मुनज़्ज़म जमात है, पाकिस्तान से पहले की जमात है, 50 साल से ज्यादा की उसकी तारीख है। अब हर दफा जब आप देखते हैं, और आपकी वोट बैंक भी माशाल्लाह पूरे मुल्क में है, कम या ज्यादा नहीं, मुल्क में आपके मुनज़्ज़म जमात की हैसियत से आपको लोग मानते हैं। पिछले इलेक्शन में आपने पाकिस्तान भर से 6 लाख वोट लिए, तो ये साइलेंट वोट अगर आप गिने तो काफी बड़ी तादाद है जो कि आपको मानती है, आपका एहतराम करती है, आपको एक सियासी मुनज़्ज़म जमात मानती है, और आपके पैरोकार
माशाल्लाह इतने हैं। अब मेरी समझ में नहीं आती कि सनती मसाइल को आपने हमारे इस फोरम से कभी, मुझे नहीं पता, आप उसमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि सनतकारों से आपने मशवरे लिए, सनतकारों के मसाइल को आगे आपने बढ़ाया। मैं आपको अभी बताता हूं कि आपकी इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, केयरटेकर हुकूमत आई है, गैस जो है उसके रेट 45 दिन में 2 दफा बढ़ा दिए गए, एक दफा 21%, दूसरी दफा 15%। मुझे याद नहीं है कि अखबारों में कभी आपका बयान आया हो कि इस तरह तो इंडस्ट्रियां तबाह हो जाएंगी और सनत जो है वो बहरान का शिकार हो जाएगी। गैस जो है वो बुनियादी जरूरत है फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों की और टेक्सटाइल की। तो जब हम पहले ही माशी बदहाली का शिकार हैं, जिस तरह की माशी बदहाली आज मुल्क में है पहले कभी भी न थी, और हम उस दहाने पे खड़े हैं कि जहां हमें बैंकरप्ट नेशन डिक्लेयर किया जाता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। तो आप ये मुझे बताएं कि ये जो गैस का इजाफा है, हम पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि टेक्सटाइल के अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने से कासिर हैं। इंडिया में 1700 रुपए की रुई है, हमारे यहां 2600 रुपए की है। पहले ही हम जो है ना वो कट थ्रोट कंपटीशन में है और इंडिया से हम मुकाबला कर नहीं पा रहे। और आप ये देखें कि अगर अब गैस के रेट अगर 45% 48% बढ़ जाते हैं तो हम वहां कहां कंपीट करेंगे। तो इसके लिए भी जमात को आवाज उठानी चाहिए कि ये इजाफा किस लिए, जबकि मिनिस्टर साहब ने जो उसका रीजन दिया वो ये दिया कि जी वो सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो है वो खसारे में जा रही है और फाइनेंशियल क्रंच है, अगर न बढ़ाया गया तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी। और मुझे ताज्जुब है कि इसके अगले दिन उसकी जनरल बॉडी का इजलास होता है सुई सदर्न गैस कंपनी का और उसमें मुनाफा करोड़ों रुपए का डिक्लेयर किया जाता है। ये यूटिलिटी की सर्विसेज की जितनी भी एजेंसियां हैं वो नफा करने के लिए कभी भी नहीं होती, वो और लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, मुल्क की मईशत में हिस्सा बनने के लिए होती हैं, तरक्की में हिस्सा बनने के लिए होती हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये एजेंसियां होती हैं। ये इतने करोड़ों रुपए का हिस्सा फिर 15% आपने बढ़ा दिया। बात असल ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तनख्वाह जो है वो पीटीसीएल और गैस कंपनी से उठाकर अदा की जाती है। तो ये देखें कि ये इसमें आप क्या आपका किरदार था, अदा करने वाला था कि इसको विड्रॉ किया जाए। एहतसाब ये भी है, एहतसाब ये भी है कि न जो नारवा काम मौजूदा हुकूमत करती है उसको भी आप रोकें। आप ये देखें कि आज हमारी क्या पोजीशन है। सनत के हवाले से मैं चंद गुजारिशात और पेश करना चाहूंगा। वो ये है कि जी हम जो है ना वो कई सालों से एक बात कहते आए हैं कि इस मुल्क में 50 एजेंसियां हैं, 52 एजेंसियां हैं जो आती हैं और हर रोज 2 आदमी 4 आदमी उनके कारिंदे हमारे गेट पर होते हैं, हमको काम नहीं करने दिया जाता। कभी कौन सी एजेंसी आ रही, कभी सोशल सिक्योरिटी आ रहा है, ओल्ड एज आ रहा है, फला आ रहा है, ढमका आ रहा है, पता नहीं कितने किस्म के टैक्स इन सनतों पर लागू हैं। हम पहले ही इन्फेंसी हैं, हम प्राइमरी स्टेज में हैं, हमको अभी ग्रो करने नहीं दिया गया। हर दफा इसी तरह के टैक्सेस लागू किए गए, हर दफा जो है ना हमें दबाया गया। हम ये चाहते हैं कि टैक्सेस अगर आपने लगाने हैं आप हमसे बैठ के तय कर लें, वन विंडो ऑपरेशन के तहत ले लें। हम टैक्स देने की मना नहीं करते, हम हैरेसमेंट का मना करते हैं। तो ये तो कम से कम आपकी भी डिमांड होनी चाहिए कि सनतों के लिए वन विंडो ऑपरेशन जो है ना वो लाजमी होना चाहिए और एक ही जगह से जो जितने भी टैक्सेस हैं वो एक आदमी आके कलेक्ट करके चला जाए। अब वो गवर्नमेंट करती नहीं है क्योंकि अंडरहैंड मनी का जो है ना कंसेप्ट इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। दूसरा आप ये देखेंगे ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी इनडिस्क्रिमिनेट पावर्स जो है वो इस मुल्क को खा गए। हम ये मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को जो पावर्स दिए गए वो इस मुल्क के जवाल के बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन कवानीन पर आती है जो इनडिस्क्रिमिनेट पावर्स जो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को दिए गए। आप इस बारे में ख्यालात करें, क्या ख्यालात गुजार करें, किस तरह से ये चलेगा। मुझे ये बताएं कि हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दी हुई कमिटमेंट तो याद रखते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट जब जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट जो इस मुल्क के सनतकारों को जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनको दिए हुए वादे जो है ना वो भुला देते हैं। आप मुझे बताएं ये किस तरह होगा। फिक्स टैक्स का निजाम इंतहाई अच्छा निजाम है जिसमें मुल्क के फिक्स टैक्स के तहत एक डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ द टैक्स इज डिटरमिन्ड विद द कैपेसिटी ऑफ दैट यूनिट वर्किंग। वो डिटरमिन होती है सीबीआर के नुमाइंदों और सनतकारों के नुमाइंदों के साथ उस पर्टिकुलर फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए वो फैसले हमने किए। वो हमने फैसला किया आज जब वो पिछली गवर्नमेंट चली गई तो इस गवर्नमेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसमें सीबीआर ने कह दिया कि कौन सा फैसला है को राइटिंग में। पर राइटिंग की क्या जरूरत है जब 28 सनतें जिसमें 12,000 यूनिट शामिल है, सारे तो झूठ नहीं कह रहे और आप खुद उसके पार्ट थे। आज आप कहते हैं कि जी वो तो जी हम तो 10% पे विदो उसमें ही लेंगे जीएसटी में, इसलिए कि जीएसटी सिस्टम जब इंप्लीमेंट होता है तो उसमें चोरी के इम्कानात है, उसमें अंडरहैंड मनी का कंसेप्ट है और फिक्स टैक्स के अंदर वो अंडरहैंड मनी का कंसेप्ट नहीं है।
ہم کیوں فکس ٹیکس کو لاگو نہیں کرتے؟ ہم کیوں ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی طرف نہیں جاتے؟ آپ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس دیکھ لیں، اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو ہم اوپن بڈز میں کیوں نہیں جاتے؟ ہم اس کو کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ گورنمنٹ کے آج جب اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں نہیں مانتا کہ ملک کے اندر معاشی بدحالی صنعتوں کی بحالی کی وجہ سے ہے، یا ہماری انیفیشنسی کی وجہ سے ہے، یا ہمارے ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ہے. یہ بدحالی جو ہم پہنچے ہیں، یہ گورنمنٹس جو بھی آئیں یکے بعد دیگرے، ان کی فضول خرچیوں کی، ان کی نان ڈیولپمنٹ ایکسپنسز کی وجہ سے آج ہم اس حال پہ پہنچے. ہم سے مشورہ کیا جائے، ہمارے مشوروں کو آگے بڑھایا جائے، ہمارے مشوروں پر کم از کم بحث تو کی جائے، وہ بھی نہیں ہوتی. تو ہم مشورہ جو بھی دیں گے، جب ہم اپنے مفاد میں دیں گے تو ملک کے مفاد میں ہوگا. یہ 100% بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صنعت کے بارے میں صنعت کے مفاد کی بات کروں، وہ ملک کے مفاد میں نہ ہو. آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سا ملک ہے جو صنعتی ترقی یافتہ نہ ہونے کے باوجود ترقی یافتہ ہے؟ ایک بھی نہیں. صنعت کی ترقی ان ممالک کے لیے جو مادی دولت سے مالا مال نہیں ہے ضروری ہے. تو ہم اگر صنعتوں کو ترقی نہیں دیں گے، صنعتوں کی خوشحالی کے لیے کام نہیں کریں گے، لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے، تو یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ صنعتی ترقی کے میدان میں ہم عمل پیرا ہوں، ایسی پالیسیز بنائیں جو لانگ ٹرم ہو. آپ یہ دیکھیں بھائی صاحب کہ گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں. گلوبل ولیج جو ہے وہ ایک کانسیپٹ آ رہا ہے جی کہ ایئر 2000 میں دی ورلڈ ول بیکم اے ولیج، ون ولیج ویئر ایوری بڈی ول اوپن اٹس بارڈرز ٹو دی ادر کنٹری فار ایکسپورٹنگ ٹو دی ادر کنٹری. اب ہماری جو پوٹینشیلز ہیں، ہمارے ملک کے جو پوٹینشیلز ہیں، اسے ایسی کمیونٹی، امریکن لابی سارے واقف ہیں کہ اگر ہمارے لیے ان کے دروازے کھل گئے، ہمارے لیے کوٹے کی ریسٹرکشنز چلی گئیں، تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے، ہم پیسے والے ہو جائیں گے، ہم ان کے ملک میں بہت زیادہ مال ایکسپورٹ کر دیں گے. انہوں نے آج اس کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے آج سے اس کی ورکنگ جو ہے نا شروع کر دی ہے. ISO 9000 کی شکل میں ISO 14000 ہے. چائلڈ لیبر کا ایشو لے کے آتے ہیں، لیبر لاز کا ایشو لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایشوز آ گئے آج. اور یہ ایشو جو ہیں یہ صرف میں سمجھتا ہوں ہماری برادری، صنعتی برادری سمجھتی ہے کہ ہم کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹر ہونے سے. جب ہم فری کر دیں، ہماری منڈی ہم کھول دیں گے، ہمارے پورٹ کے اوپر ہم 35% ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے، لوور ٹیرف آف ڈیوٹی پہ، لیکن وہ بھی جائیں گے، لیکن ہم ان کو مال ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ پابندیاں ہم کو روکنے کے لیے لگا رہے ہیں. ایزیڈوڈائز کی صورت میں 17,000 جو ہے نا یہ قوانین جو ہے نا وہ آ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس میدان میں آگے نہ بڑھ جائے. اب آپ یہ دیکھیں ہماری جو ہے نا ساری پالیسیاں قلیلوں میں یاد ہیں. ہماری کوئی پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہے. لانگ ٹرم پالیسی جب تک نہیں ہوگی، آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں. اٹلی میں مجھے جہاں تک یاد ہے 2 سال میں 11 گورنمنٹیں چینج ہوئی، ایک دفعہ بھی ٹریڈ پالیسی، انڈسٹریل پالیسی چینج نہیں ہوئی. ہمارے یہاں جو گورنمنٹ جاتی ہے 3 مہینے کے لیے گورنمنٹ آئی ہے، 90 دن کے لیے پوری سارا سسٹم ہی چینج کر دیا، ساری پالیسیاں چینج ہو گئیں، سارے سسٹم چینج ہو گئے. اب نئی گورنمنٹ آئے گی، اس کو پھر نئے سرے سے کام کرنا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لانگ ٹرم پالیسی اس ملک کو دیں، اس ملک کے ساتھ آگے جو ہے نا وہ بڑھائیں. اب آپ یہ دیکھیں گے جب تک اس ملک میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام ہوگا، جاگیردار قومی اسمبلیوں کے مالک ہوں گے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اس میں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کی دوڑ میں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ نتائج فرق ہوتا. جو ہے نا وہ آپ ہوتے تو جاگیردارانہ نظام کے خلاف جو آپ کی آواز اسمبلی میں تھی وہ ہوتی، بھرپور ہوتی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے جاگیردارانہ نظام کے خلاف کون ہے، کون بیٹھے گا، کیا ہوگا. تو یہ جو تھا نا وہ بہت ضروری تھا. آپ مالیاتی اداروں کو دیکھ لیں، مالیاتی اداروں کی جو آج جو زبو حالی ہے، ہمارے چاروں بینک میں سمجھتا ہوں کہ بینکرپٹ ہیں. بکس کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں، ویسے بینکرپٹ ہیں. تو اگر آپ ان کی ریئلسٹک انالیسس کریں گے تو بینکوں کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو چکے. تو ہم ملک میں آج ہم کیا اپنی اولاد کو یا اپنے آنے والوں کو دے کے جائیں گے؟ ہم کیا دے کے جائیں گے؟ ایک بینکرپٹ ملک، ایک ٹوٹنے کے دہانے پہ کھڑا ہوا ملک. تو جماعت اسلامی انتہائی منظم جماعت ہے، اور میرا یہ خیال ہے اور میرے رفقائے کار کا بھی خیال ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ انتہائی مثبت ہے. اس سے ہونا چاہیے تھا اسمبلی میں، اور اس سے جو ہے نا وہ ملک کو فائدہ ہوتا.
اور مزید بھی سوالات ہیں لیکن سارے میں کروں گا تو میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر قاضی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں سنا اور ہم کو آپ کے سننے میں. ایک اور میں بات اس میں بھول گیا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ یہ ساری گزارشات اسمبلی کے لیے ورکنگ ہوم ورک ہوتا ہوگا، اسمبلی کے پیپر پیش ہوتے ہوں گے، اس میں صنعتی نمائندوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ صنعتی پالیسی کے اوپر بھی قومی اسمبلی میں بحث ہو، سینٹ میں بحث ہو. تو اگر ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اگر کوئی ایسی سیٹنگ ہو جائے کہ ہم آپ کو بھیج دیا کریں، آپ اس کو اگلے فورم کے اوپر اس کو پیش کر دیا کریں، تو یہ صنعت کے لحاظ سے انتہائی خوش آئند ہوگا اور بہت ضروری ہوگا. تو پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاضی صاحب آپ کے رفقا کار کا اور میرے ساتھیوں کا. بہت بہت شکریہ جی.